नमस्कार, मैं एम.के. सिंह। अगर कोई किसी का कत्ल करे और ये कहे कि आज हमने उसे इहलोक से मुक्ति दिला दी, अब वो परलोक भेजने के लिए हमने ये किया है, ताकि वो यहाँ के जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाए, इसलिए हमने ये किया है। और उसको विश्वास करे, लोग विश्वास करने लगे, तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे कत्ल कहेंगे, हत्या का आरोप कहेंगे या ये कहेंगे कि ईश्वरीय शक्ति है, जो उस हत्यारे में आती है और वो किसी का कत्ल कर देता है। ये कुछ ऐसा ही हो रहा है कि हम एक कानून बदल रहे हैं, कानून बदल के कुछ नया ला रहे हैं और उसको कह रहे हैं, अब त्वरित न्याय मिलेगा। ये अंग्रेजों के ज़माने में का कानून जो था वो दंड देता था, अब हम न्याय करेंगे। कितना अच्छा लगता है सुनने में, जब देश के गृह मंत्री कहते हैं कि जो नया आईपीसी, सीआरपीसी, ये आप गौर से देखें, ये क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973, इंडियन पिनल कोड 1860 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये तीनों जो 150 साल से 160 साल से भारत के उसमें हैं, जिन पे न्याय व्यवस्था हो रही है, उसको बदल दिया गया और अब बताया गया कि साहब अब असली न्याय होगा। लेकिन कई बार जब आप कोई कानून बनता है, तो उसमें क्या नया रखा गया है, इससे ज़्यादा क्या हटा दिया गया है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे, तो आपको हकीकत समझ में आएगी कि नहीं, खतरा कहाँ है या अच्छी चीज़ें क्या हुई हैं। ये जो नए कानून आए हैं 3, जिसको कि कहा गया है भारतीय न्याय संहिता। हालाँकि उसमें जो कानून है अंग्रेजी में, अगर आप देखेंगे तो इंडिया कई जगह लिखा हुआ है, जबकि भारत लिखना चाहिए था, लेकिन उसमें कई जगह इंडिया। खैर, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कोड, साक्ष्य बिल, ये 3 कानून लाए गए हैं। इनमें ये नहीं देखना है कि हमारे गृह मंत्री ने, भारत सरकार ने इसमें ये जो संहिता दी है, इसमें नई चीजें क्या ऐड की है। देखना ये है कि पुराने वाले क्या हटा दिए हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे, तो समझ जाएंगे कि कितना खतरनाक ये तीनों कानून होने जा रहे हैं। कितनी आने वाले दिनों में भारत के जो थाने हैं, वो कंसंट्रेशन कैंप की तरह हो जाएंगे। गिरफ्तार करके आपको कोई ले जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप गिरफ्तार हुए, कब आप सड़क पे आ गए, आपके हाथ-पाँव सलामत हैं कि नहीं। ये इस नए कानून में जो चीज़ें छोड़ी गई हैं, उदाहरण के लिए आप लें, यूएपीए कितना खतरनाक कानून था, ये तो आपको मालूम होगा। ये हालत है कि सालों से लोग बंद हैं, छूट नहीं पाए और छोटे-मोटे लोग नहीं है, जो मकबूल लोग हैं, वो इसमें निरुद्ध हैं। लड़के तमाम हैं जो एक खास कम्युनिटी के हैं, वो निरुद्ध हुए। यूएपीए ऑलरेडी बदस्तूर था, उसकी जगह सेक्शन 113 लाया गया, जिसमें टेररिज्म की परिभाषा दी गई। ये वही परिभाषा है जो यूएपीए ने बगैर टेररिज्म कहे दिया था, उसमें कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन यूएपीए की जगह ये प्रोविजन लाए गए। अब जरा सोचिए, टेररिज्म को लेके एक नया कानून तो लाया गया, सेक्शन 113 लाया गया और भी कुछ और हैं, लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि उसमें जो सेफ्टी मैकेनिज्म थे, वो गायब हो गए। कितनी खूबसूरती से गायब हुए सेफ्टी मैकेनिज्म। 2 थे सेफ्टी मैकेनिज्म। एक तो पहला था कि अगर आप किसी को इसके तहत कर रहे हैं, तो टेररिस्ट चार्जेस लगाने के पहले कम से कम एसपी रैंक का आदमी उसे अप्रूव करेगा, तब आप चार्जशीट दाखिल करेंगे। ये हटा दिया गया। अब दरोगा जी ऑल पावरफुल हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा क्या था? दूसरा था कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी
इसको देखेगी, सारे एविडेंसेस को एसेस करेगी, स्टडी करेगी और देखेगी कि टेंजिबल ग्राउंड्स हैं क्या कि यूएपीए के टेररिस्ट, इसको टेररिस्ट चार्जेस लगाए जाए। ये इंडिपेंडेंट बॉडी देखेगी और तब ये अप्रूव होगा चार्जशीट, तब जाएगा। ये दोनों हटा लिए गए हैं, अब इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रहेगी। अब किसी को आप टेररिस्ट एक्ट में निरुद्ध करिए जिसको चाहे, लेकिन अभी रुक जाइए, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। आने वाले दिनों की में भारत की पुलिस, एक जमाने में गेस्टापो हुआ करते थे जर्मनी में, एक जमाने में माओ से तुंग के जमाने में रेड आर्मी हुआ करती थी। आप ताज्जुब करेंगे, कुछ इसी तरह का, या एक जमाने में केजीबी हुआ करता था, कुछ उसी तरह का ये नया इंडिया की पुलिस होने जा रही है। नियम ये है कि अगर आप जा रहे हैं, और ये आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट डीके बासु केस में, वेस्ट बंगाल का केस था, उसमें उसने कुछ गाइडलाइंस दी थी जिसको डीके बासु गाइडलाइंस कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर जज बेंच पे ये ताकीद की थी कि हर थाने पे ये लगाया जाएगा। तो उसके प्रावधानों के तहत ये था कि अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं किसी को, किसी के यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, पहले तो आपके रजिस्टर में दर्ज होगा कि आप किस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वो पुलिस अफसर का पता लग जाएगा कि कौन है। दूसरा कि जब आप अरेस्ट करेंगे उसे, तो उसका कोई ना कोई दोस्त, परिचित, जो क्लोज रिलेटिव हो, वो खड़ा होना चाहिए। और जब आप अरेस्ट करेंगे तो उसके दस्तखत कराएंगे कि फला जगह से फला दिन अरेस्ट किया है, ताकि ऐसा न हो कि आप अरेस्ट कहीं और से करें और उसको क्राइम सीन पे बता दें कि अरेस्ट किया है, और उसका टाइम भी चेंज कर दें। इसके लिए ये गाइडलाइंस दी गई थी। ये गाइडलाइंस गायब हो गई इस नए कानून में, ये डीके बासु। और ये गाइडलाइंस वो थी जिसको हर थाने में लगाया गया था कि हर थाने में ये नागरिकों का ये जो अधिकार है, ताकि गिरफ्तार करके दरोगा जी उसे गायब न कर दें, तो ये उसका प्रावधान था। लेकिन उसको रोक दिया गया है, वो गायब हो गया है और वो उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। यूएपीए के प्रावधान जो थे, मैंने आपको बताया कि दोनों सेफ्टी वॉल्व्स जो थे यूएपीए के, वो गायब हो गए हैं। और वो शाह साहब कह रहे हैं कि साहब अंग्रेजों ने दमन के लिए बनाया था, राज्य की ताकतों को बढ़ाने के लिए बनाया था, हम तो जनता को न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं। ये है शाह साहब के नए कानून का न्याय, जिसमें यूएपीए की सेफ्टी प्रोविजंस को हटा दिया गया। डीके बासु जो अरेस्ट के साथ पुलिस जाती न करे उसके लिए बनाया गया था, वो गायब हो गया। अब थानों में ही रहने की कोई बाध्यता नहीं है, शायद नहीं रहेगा आज से। दूसरा ये है कि अगर वो अरेस्ट होता है तो आप ले जाते हैं, 48 घंटे के अंदर उसे किसी मेडिकल उसको दिखाना होता है कि वो सही सलामत है, हाथ पांव तोड़े नहीं गए हैं। ये प्रावधान अब गायब हो गया। इसके अलावा आपने अरेस्ट कर लिया, जो सबसे बड़ा खतरनाक पुलिस स्टेट बनने जा रहा है भारत, वो ये है कि अभी तक का सीआरपीसी में अंग्रेजों के बनाए कानून में, जिसको शाह साहब दमनकारी कह रहे हैं, उसके तहत और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत 15 दिन ही ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं। और जब वो कस्टडी में रखेंगे तो हर रोज आपको उसकी मेडिकल रिपोर्ट लगानी होगी, और मेडिकल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में देना ही होगा। ये प्रावधान गायब हो गए। अब आप 90 दिन तक, 60 से 90 दिन तक पुलिस कस्टडी, और बड़ा खूबसूरत ही से उसमें से वो प्रावधान डिलीट कर दिए गए हैं जिसमें ये ममानियत होती थी, और अब उसको एक्सपेंड कर दिया गया है, परिभाषा एक्सपेंड करके। और अब नए प्रावधान के तहत 60 से 90 दिन तक थाने में पुलिस कस्टडी में आप रख सकते हैं। दरोगा जी रोज उसको टॉर्चर कर सकते हैं,
पहले था कि 15 दिन में करेंगे, 15 दिन में टॉर्चर करते थे, तो कम से कम मेडिकल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाती थी। अब वो प्रावधान खत्म, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं जानी है हर 24 घंटे पे। और दूसरा ये कि अगर उसको आपने अरेस्ट करके, आप जरा सोचिए, ये प्रावधान भी नहीं है कि अगर कोई आईओ आया है तफ्तीश करने, तो पहले रजिस्टर में लिखेगा, अपनी एंट्री करेगा, अब आप किसी को उठा लाइए, उस पे अरेस्ट वारंट पे दस्तखत ना कराइए, अरेस्ट के फॉर्मेट पे। और अगर उसको पिटाई कर रहे हैं और पिटाई करने से वो मर गया है, तो आप कहीं भी फेंक दीजिए उसको, क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं है कहीं रजिस्टर में। आप तो ऐसे ही उठा लाए हैं, वो तो बेचारा परिवार वाले समझ रहे हैं कि गुंडे उठा ले गए हैं, लेकिन पता लगा दरोगा जी लाए, पिटाई किए, अगर मर गया तो उसको कहीं फेंक दिया। दरोगा जी का कहीं नाम नहीं दर्ज होगा। आप सोचिए, ये न्याय है? भारत की सरकार जो कानून ला रही है, जिसको कह रही है कि पहले दंड देते थे, अब न्याय देंगे, ये कुछ ऐसा ही है कि मार दिया तो कह दिया कि हमने उसको जीवन मरण के मुक्ति से, ये लोग की समस्याओं से मुक्त कर दिया है। ये कुछ ऐसा कानून है। अब इसके अलावा देखिए, डी के बासु का जो गाइडलाइन है वो नहीं रहेगा। सीधा मतलब है कि अब आप जो चाहे हमारे दरोगा जी कर सकते हैं, जो एक जमाने में गेस्टापो करता था, रेड आर्मी करती थी, कहीं कहीं घुस सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन की बाध्यता खत्म हो गई। वीडियो रिकॉर्डिंग कहा गया कि साहब हम तो वीडियो रिकॉर्डिंग कराएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे होती है ये आप जानते हैं। सिर्फ अगर इतना, आज हम आपसे मुखातिब हैं, हमारे कमर के नीचे क्या हो रहा है, हमारे पैरों को बांधा गया है, कम से कम हाथ तो हमारे खुले हैं, लेकिन अगर हाथ भी बांध दिया और हमसे कहा गया कि हम बयान दो, और हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, तो आपको दिखाई कैसे देगा? हमारे हाथ अगर बंधे होंगे तो आप कैसे देख पाएंगे? जी हाँ, मैंने इस समय हाथ अपने उसी पोज में कर लिए हैं, पैर भी उसी तरह कर लिया है, क्या आप देख पाएंगे? और हमें बयान देने को मजबूर किया जाएगा। तो ये नई हमारा न्याय है जो मिलने जा रहा है। आने वाले दिनों में लोग दहशत में होंगे, कंसंट्रेशन कैंप की तरह भारत के थाने हो जाएंगे कि किसी को भी बुला के आप यूएपीए में बंद कर दें। और जानते हैं यूएपीए में सालों तक जमानत नहीं हो रही है, तो ये प्रावधान होंगे। अब ये तो एक पहलू हुआ, और इसका और इससे भी खतरनाक पहलू हम आपको बताने जा रहे हैं। ललिता कुमारी केस में कहा गया था, किसी भी कोई भी कंप्लेंट, और ये 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि हर हालत में एफआईआर 24 घंटे के अंदर दर्ज होगा अगर किसी ने कंप्लेंट किया है। इस प्रावधान में यह हटा दिया गया है। ललिता कुमारी के केस का बड़ा फेमस था, और इसके बाद से पुलिस को इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करना होता था। अब कहा गया कि नहीं साहब, पहले पी होगा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, और अगर पुलिस ने पाया, संतुष्ट हुई कि केस है, केस इज मेड आउट, तब फिर जाके ये एफआईआर में कन्वर्ट होगा, नहीं तो डांट के भगा दिया जाएगा। पहले भी डांटा जाता था, आपको याद होगा, कोई दरोगा जी एफआईआर नहीं करते थे। अब यह फिर से उनको कह दिया कोई जरूरत नहीं है, क्राइम रेट बढ़ने लगे, फालतू काम ना करिए। तो अब ये प्रावधान हटा लिए गए हैं न्याय के नाम पे, कि अब पहले दरोगा जी पी करेंगे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्रारंभिक जांच करेंगे, और अगर उनको लगा कि केस है तब फिर ये रहेगा, नहीं तो दरोगा जी डांट के भगा देंगे, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा। जरा सोचिए कितना खतरनाक ये होने जा रहा है। आपकी एफआईआर कहीं दर्ज ही नहीं होगी, क्या कर लेंगे आप? एक खास गवर्नमेंट किस्म की गवर्नमेंट है, उसमें किसी खास कम्युनिटी को प्रताड़ना मिल रही है, लेकिन वो बेचारा जब थाने जाएगा तो डांट के भगा दिया जाएगा कि पहले तो रुक जाओ, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद वो कह देगा नहीं नहीं, जाओ तुम अपना काम करो। वो उसकी पिटाई होती रहेगी। तबरेज, अखलाक, पहलू खां, जुनैद,
मॉब लिंचिंग में मार दिए गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि मॉब लिंचिंग में सजा बढ़ा दी है। लेकिन मॉब लिंचिंग की शिकायत करने जब आप जाएंगे तो इसमें दरोगा जी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, और अगर किसी खास कम्युनिटी के लोग को खास पर्पज से मारा गया है तो दरोगा जी कह देंगे इसमें प्रिलिमिनरी जांच जांच किया हमने और इसमें कोई भी सब्सटेंटिव केस नहीं है, और ये कह के एफआईआर नहीं लिखेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ये है हमारे नए व्यवस्था का न्याय, जो अंग्रेजों के दंडात्मक कानून से अलग आया है। अब आप इसको गौर से सोचिए कि कितना खतरनाक होने जा रहा है कि एफआईआर तक लिखने के लिए पुलिस मजबूर नहीं होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट चीख चीख के कहता है कि एफआईआर 24 घंटे में दर्ज करें। लेकिन तो अब आपने टेररिज्म की परिभाषा तो उन्होंने बता दी, देशद्रोह राजद्रोह, जरा सोचिए कितना शब्दों का खेल है। न्याय इस सरकार की जिम्मेदारी है और वो कह रही कि हम न्याय देने जा रहे हैं। किया क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने फैसले में कि साहब ये राजद्रोह का केस जो है, ये सेडिशन जो केस है सेक्शन 124A, इसे खत्म करना चाहिए। सरकार को नागवार गुजरा, उसने बहुत बढ़िया शब्द बदल दिया और अब ये राजद्रोह नहीं हुआ करेगा, देशद्रोह हुआ करेगा। सारे प्रोविजंस वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन इसका नाम होगा देशद्रोह। मतलब कि आज अब अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला कुछ, ये कहेगी कि ये देशद्रोह है और देशद्रोह के नाम पे अब आपको पकड़ा जाएगा। आप जरा सोचे, अब आप राजद्रोही नहीं होंगे, सेडिशन नहीं लगेगा, अब ट्रीजन का केस लगेगा, लेकिन सब कुछ वही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दी थी और ये इस पे अब केस नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से हमारे शाह साहब की होम मिनिस्ट्री के लोगों ने ये कानून संहिता दी है, जिसमें कि अब देशद्रोह होगा। और इसको बड़ी बुलंदी से बताया शाह साहब ने कि साहब ये देशद्रोह होगा, राजद्रोह हटा दिया गया है। मतलब कि हर चीज जो सरकार के खिलाफ होगी वो देशद्रोह की संज्ञा में आएगी। अब आप झेलते रहिए, आप देशद्रोही माने जाएंगे। सरकार के खिलाफ बोला नहीं कि आप देशद्रोही हो गए। सरकार की पॉलिसीज क्या पता कब सरकार को लग जाए, क्योंकि अगर आप इस तरह का इलविल क्रिएट कर रहे हैं, डिसअफेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ वही रहेगा, प्रावधान वही रहेगा, डिसअफेक्शन क्रिएट करना सरकार के खिलाफ, लेकिन नाम उसका होगा देशद्रोह। कितना खतरनाक ये होने जा रहा है। हमारे जो 3 कानून हैं, आपने देखा आईपीसी में कुछ प्रोविजंस लाए गए हैं, जिसमें कुछ बढ़ाए गए हैं केसेस, लेकिन उनका अमल जो सीआरपीसी के तहत होना चाहिए, जिसको कहा गया है बड़े खूबसूरत शब्दों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये संहिता जो है वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन दरोगा जी उठा के ले जाएंगे तो दरोगा जी का नाम भी नहीं कहीं होगा रजिस्टर पे कि कौन से दरोगा जी ले गए हैं, और ये दस्तखत कराया जाएगा जिसको उठा ले गए हैं कि कहां पे कब उठाया है। लिहाजा 4 दिन बाद वो कहीं और दिखा सकते हैं कि साहब फलाने बम ब्लास्ट में इसी का नाम था। कोई आदिल, कोई मशकूर, कोई भी हो सकता है जो कि उसमें शामिल दिखा दिया जाए और कहा जाए साहब ये तो यहाँ आया था दंगा करने, और ये कह के उसको निरुद्ध कर दिया जाए। कुछ नहीं आप कर सकते। ये नया कानून है जो न्याय दिलाएगा। इसको आप गौर से देखिए। अगर ये लगे कि बेहद खतरनाक है तो अपने मित्रों को भी इसे बताएं, और ये बताएं कि क्योंकि पब्लिक एजुकेशन जरूरी है। सवाल कानून पार्लियामेंट में पास कराने का नहीं है, किन हालात में पास हुआ है। भारत को न्याय दिलाने वाला कानून बिना एमएलए के, बिना एमपीस के, बिना चर्चा के पास हो गया है। और जो 31 मेंबर्स पार्लियामेंट्री कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी, उसके जितने भी प्रावधान उन्होंने सजेस्ट किए थे कि बदले जाए, क्योंकि उनको भी लगा ब्रजलाल एक आईपीएस है, यूपी के डीजी रहे, उन्हीं की अध्यक्षता की कमेटी है जिसमें बीजेपी के मेंबर ज्यादा है, ब्रजलाल भी बीजेपी के हैं,
और विपक्ष ने 50 संशोधन इसमें ऑब्जेक्शंस पेश किए, लेकिन वो सब कोई नहीं माने गए और ये मान लिया गया। इसके बाद शाह साहब ने पूरा का पूरा कानूनी कागज जो पहले पेश किया गया था उसे हम खारिज करते हैं और हम पूरा नया ला रहे हैं ताकि अमेंडमेंट का झंझट ना हो। और मुझे लगता है कि कोई भी जो संस्तुति है कमिटी की, स्टडी कमिटी की, वो पार्लियामेंट्री स्टडी कमिटी की संस्तुति इंपॉर्टेंट होती है, वो भी नहीं मानी गई है क्योंकि वो लोग कम से कम चीजों को समझ रहे थे, लेकिन वो संस्तुति भी नहीं मानी गई है और अब ये बिल कानून बन गए हैं। ये तीनों बिल कानून बन गए हैं। आप इसको गौर से देखें। आप शासन उन लोगों से होंगे। एक पुलिस स्टेट बनने जा रहा है। भारत एक पुलिस स्टेट होगा और कहा जाएगा कि यही असली न्याय है जो अंग्रेज नहीं दे रहे थे, जबकि हकीकत यह है कि अंग्रेजों में ह्यूमैनिटी को लेके उसको लेके कम से कम जुडिशियल सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा चेहरा था जिसका पूरी दुनिया में मकबूलियत, लेकिन उसको बदल के हमारे शाह साहब अब न्याय दिलाएंगे जनता को और जो कि पुलिस स्टेट का न्याय होगा। देखते हैं कितना ये सही न्याय होता है, कितना गलत होता है। आपसे इस पूरे पे आगे भी चर्चा करते रहेंगे क्योंकि अभी पूरा तीनों जो कोड हैं, संहिता है, उनको समझना होगा, गहराई से समझना होगा। लेकिन अभी फिलहाल हमें इतना समझ में आया जो फौरी तौर से हम देख पाए और इसके बाद हमने आपको ये मुखातिब हुई, ये बातें कही। हम और भी इस पे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए।